दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन में मैंने सिर्फ वही बातें बताई हैं जो फिल्म में कही गई हैं। इसमें मेरी अपनी कोई बात शामिल नहीं है। अगर इस फिल्म में कही गई कोई भी बात से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे इसके लिए खेद है। ये एक कंट्रोवर्शियल मूवी है। इसमें अलग अलग धर्म या मजहब का एक अलग नजरिया दिखाने की कोशिश की गई है। ये कहानी है दो सिस्टर्स की जो अपने धर्म के प्रचार के लिए निकले थे, लेकिन एक अलग ही मुसीबत में पड़ गए। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम दो यंग मिशनरी लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम सिस्टर पैक्सटन और सिस्टर बार्न्स था। दोनों का मकसद अपने धर्म का प्रचार करना और जितने ज्यादा लोगों को हो सके अपने विश्वास की ओर आकर्षित करना था। लेकिन पैक्सटन काफी परेशान रहती है क्योंकि मिशनरी बनने के बाद से अब तक वो एक भी व्यक्ति को अपने धर्म में शामिल नहीं कर पाई थी। दूसरी तरफ बार्न्स उससे कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी नजर आती है क्योंकि वो पहले ही 8 लोगों को कन्वर्ट कर चुकी थी। इसके बाद दोनों लड़कियां शहर में घूम घूम कर लोगों से बात करने की कोशिश करती हैं, उन्हें अपने धर्म के बारे में बताती हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। तभी मौसम अचानक बदल जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचते हुए दोनों लिस्ट निकालती हैं जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनसे उन्हें मिलना था। तभी उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर पड़ती है जिसने पहले कभी मॉर्मन धर्म में रुचि दिखाई थी। उम्मीद की एक नई किरण के साथ वे दोनों उस व्यक्ति के घर पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर वे पहले अपनी साइकिलें बाहर लॉक कर देती हैं और ताले की चाबियां अपने कोट के जेब में रख देती हैं, जिसके बाद वे दरवाजे पर दस्तक देती हैं। कुछ ही पल बाद दरवाजा एक बुजुर्ग व्यक्ति खोलता है जिसका नाम मिस्टर रीड था। ये देख पैक्सटन तुरंत अपना याद किया हुआ मिशनरी भाषण बोलना शुरू कर देती है, लेकिन तभी मिस्टर रीड बारिश की ओर इशारा करता है। वो बड़ी गर्मजोशी से दोनों को अंदर आने का इन्विटेशन देता है और बताता है कि उसकी पत्नी भी घर के अंदर मौजूद है। ये सुनकर दोनों लड़कियां मान जाती हैं क्योंकि मिशनरी के अनुसार अगर घर में कोई औरत ना हो तो उनका घर के अंदर जाना मना था। मिस्टर रीड का व्यवहार देख वे समझती हैं कि शायद उन्हें आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस घर के अंदर कदम रखते ही उनकी जिंदगी एक ऐसे डरावने और रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापस लौटना शायद इतना आसान नहीं होगा। तो घर के अंदर आने के बाद मिस्टर रीड दोनों लड़कियों से उनके कोटें ले लेता है जो बारिश के कारण से भीग गई थी। मिस्टर रीड उन्हें बड़े आराम से लिविंग रूम में बैठने के लिए कहता है और फिर किचन की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद वो हाथ में 2 सोडा की बोतलें और एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर वापस लौटता है और मुस्कुराते हुए बताता है कि उसकी पत्नी बहुत शर्मीले स्वभाव की है और इस समय रसोई में ब्लूबेरी पाई बना रही है। जैसे ही वो ये बात कहता है, दोनों लड़कियों को भी ताजा पाई की खुशबू महसूस होने लगती है। इसलिए वे कहती हैं कि अगर उसकी पत्नी घर पर है तो उन्हें भी आकर बातचीत में शामिल होना चाहिए। इस पर मिस्टर रीड पूरी शांति के साथ उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसकी पत्नी थोड़ी देर में जरूर आ जाएगी। इसके बाद मिस्टर रीड उनसे उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछने लगता है। दोनों लड़कियां भी खुशी खुशी उसके सवालों के जवाब देती हैं। बातचीत के दौरान पैक्सटन एक दिलचस्प बात बताती है। वो कहती है कि अगर उसे दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो वो एक तितली बनना चाहेगी ताकि वो उन लोगों के आसपास हमेशा उड़ती रह सके जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसकी ये मासूम और भावुक बात सुनकर माहौल कुछ पल के लिए हल्का हो जाता है, लेकिन तभी बातचीत अचानक एक अजीब दिशा में मुड़ जाती है। मिस्टर रीड उनसे बहुविवाह यानी पॉलीगैमी के बारे में उनकी राय पूछता है। ये सवाल दोनों लड़कियों को थोड़ा असहज कर देता है। तभी मिस्टर रीड एक चौंकाने वाला दावा करता है। वो कहता है कि मॉर्मन धर्म के संस्थापक जोसेफ स्मिथ ने कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और यही वो वजह थी जिसके कारण बहुविवाह की प्रथा शुरू हुई। इतना ही नहीं, वो ये भी दावा करता है कि जोसेफ स्मिथ ने दूसरे मॉर्मन पुरुषों को भी एक से अधिक पत्नियां रखने के लिए प्रोत्साहित किया था। मिस्टर रीड की ये बातें सुनकर दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि ये मुलाकात अब एक साधारण धार्मिक चर्चा नहीं रह गई है, बल्कि धीरे धीरे किसी ऐसे विषय की तरफ बढ़ रही है जो उनके विश्वास और उनकी सोच को सीधे चुनौती देने वाला है। मिस्टर रीड अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि इसी वजह से उसे लगता है कि इस धर्म की पूरी नींव ही लोगों के दिमाग पर प्रभाव डालने और उन्हें कंट्रोल करने जैसी बातों से भरी हुई है। उसकी बातें सुनकर दोनों लड़कियां थोड़ी असहज तो होती हैं क्योंकि उनके पास मिस्टर रीड के सवालों का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन फिर भी विनम्रता बनाए रखती हैं। तभी बातचीत के बीच बार्न्स को अचानक याद आता है कि अब तक उन्होंने उसकी पत्नी को देखा ही नहीं है। इसलिए वो सीधे मिस्टर रीड से पूछ बैठती है कि उनकी पत्नी कहाँ है।
इस पर रीड मुस्कुराता है और कहता है कि वो अभी जाकर उन्हें बुला कर लाता है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। तभी बार्न्स की नजर उस जलती हुई मोमबत्ती पर पड़ती है जिसे रीड कुछ देर पहले लेकर आया था। उसे कुछ अजीब महसूस होता है, इसलिए वो मोमबत्ती के पास जाकर ध्यान से उसे सूंघती है और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस ब्लूबेरी पाई की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है वो किचन से नहीं बल्कि उसी मोमबत्ती से आ रही है। यानी अब तक जिस पाई को वे रीड की पत्नी द्वारा बनाई जा रही समझ रही थीं, उसका कोई सबूत ही नहीं था। बार्न्स तुरंत ये बात पैक्सटन को बताने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर रीड वापस लौट आता है और कहता है कि उसकी पत्नी अब उनसे मिलने के लिए तैयार है और दोनों को उसके पीछे आने के लिए कहता है। लेकिन इस बार बार्न्स के मन में शक पूरी तरह जाग चुका था। अंदर जाने से पहले वो अचानक दिखावा करती है कि उसके फोन पर उसके चर्च के सुपरवाइजर का कॉल आ रहा है। रीड कुछ नहीं कहता और उन्हें थोड़ा समय दे देता है। जैसे ही वो कुछ दूरी पर जाता है, बार्न्स घबराई हुई आवाज में पैक्सटन से कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो बताती है कि इस आदमी के बारे में उसे शुरू से कुछ अजीब महसूस हो रहा था और अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि कुछ गड़बड़ है। पैक्सटन भी उसकी बात को गंभीरता से लेने लगती है। दोनों बिना समय गवाए मेन डोर की ओर बढ़ती हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनकी साइकिलों की चाबी बार्न्स की कोट में है, जो उन्होंने अंदर आते समय मिस्टर रीड को दे दी थी। फिर भी वे फैसला करती हैं कि पहले किसी तरह घर से बाहर निकलना जरूरी है। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा बंद था। वे बार बार हैंडल घुमाती हैं, पूरी ताकत लगाती हैं, मगर दरवाजा टस से मस नहीं होता। घबराकर वे चर्च में किसी को फोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शॉकिंगली उनके फोन पर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। अब दोनों लड़कियों को पहली बार एहसास होने लगता है कि वे शायद किसी साधारण बुजुर्ग व्यक्ति के घर में नहीं, बल्कि एक ऐसे जाल में फंस चुकी हैं जहां से बाहर निकलना उतना आसान नहीं होने वाला। उसी समय अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। एक पल में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब दोनों लड़कियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे फैसला करती हैं कि उन्हें मिस्टर रीड को ढूंढकर उससे मदद मांगनी होगी। घबराई हुई हालत में वे अंधेरे गलियारे से होकर आगे बढ़ती हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक स्टडी रूम तक पहुंचती हैं, जहां दो अलग अलग दरवाजे दिखाई देते हैं। वहीं उन्हें मिस्टर रीड भी मिल जाता है। खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए दोनों लड़कियां उसे बताती हैं कि अभी अभी उनके चर्च के सुपरवाइजर का फोन आया था और उन्होंने तुरंत वापस चर्च लौटने के लिए कहा है। ये सुनकर रीड मुस्कुराता है और बड़ी सहजता से कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें जरूर जाना चाहिए। फिर वो उनकी कोटें वापस लौटा देता है, लेकिन जैसे ही बार्न्स अपनी जेब टटोलती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस साइकिल की चाबी को वो अपनी जेब में समझ रही थी, वो वहां नहीं थी। कुछ पल की बेचैनी के बाद पता चलता है कि चाबी तो दरअसल पैक्सटन की कोट में रखी हुई थी। ये बात थोड़ी अजीब जरूर थी, लेकिन उस वक्त उनकी सबसे बड़ी चिंता वहां से निकलना था। इसलिए वे बिना समय गवाए रीड से दरवाजा खोलने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी मिस्टर रीड एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिल्कुल शांत स्वर में बताता है कि दरवाजा अभी नहीं खुल सकता, क्योंकि घर के सारे लॉक एक टाइमर सिस्टम से जुड़े हुए हैं और वे अगली सुबह से पहले नहीं खुलेंगे। वो आगे कहता है कि अगर उन्हें बाहर जाना है तो केवल पीछे वाले दरवाजे से ही जा सकती हैं। ये सुनते ही दोनों लड़कियों के दिल में डर पूरी तरह घर कर जाता है। अब उन्हें साफ महसूस होने लगता है कि वे किसी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में फंस चुकी हैं। उनके मन में अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। आखिर कोई अपने घर के दरवाजों को इस तरह टाइमर से क्यों लॉक करेगा? लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाती, मिस्टर रीड एक और चौंकाने वाली बात कह देता है। वो सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहता है कि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि उन्हें किसी का कोई फोन नहीं आया था। ये सुनकर दोनों लड़कियां सन्न रह जाती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। आखिर रीड को कैसे पता चला कि वे झूठ बोल रही थीं? क्या वो शुरू से उन पर नजर रख रहा था, या फिर उसके पास कोई और तरीका था उनकी हर बात जानने का? अब स्थिति पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो चुकी थी। मिस्टर रीड अब बिना किसी झिझक के अपने रहस्यों से पर्दा उठाने लगता है। वो दोनों लड़कियों को बताता है कि उसके घर की छत और दीवारों के अंदर खास तरह की धातु लगी हुई है। यही वजह है कि इस घर के भीतर कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। ये सुनकर बार्न्स का शक अब यकीन में बदलने लगता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि ये सब कोई संयोग नहीं, बल्कि पहले से रची गई योजना है। गुस्से और डर के मिश्रण के साथ वो सामने मौजूद दोनों दरवाजों की तरफ इशारा करती है और रीड से पूछती है कि आखिर इनमें से कौन सा दरवाजा बाहर जाता है। लेकिन मिस्टर रीड सीधे जवाब देने के बजाय रहस्यमयी मुस्कान के साथ बात घुमा देता है। तभी पैक्सटन एक आखिरी उम्मीद के तौर पर उससे उसकी पत्नी को बुलाने के लिए कहती है। उसका मानना था कि अगर उसकी पत्नी सच में मौजूद है तो कम से कम वो उनके साथ बाहर तक चल सकती है। लेकिन रीड कहता है कि वे दोनों पहले ही नोटिस कर चुकी हैं कि ब्लूबेरी पाई की खुशबू किसी ओवन से नहीं, बल्कि उस सुगंधित मोमबत्ती से आ रही थी। इसके बावजूद वे अब भी उसकी पत्नी के अस्तित्व पर विश्वास कर रही हैं। फिर वो उनकी आंखों में देखते हुए कहता है कि ठीक उसी तरह जैसे वे भगवान पर विश्वास करती हैं,
इसलिए नहीं कि उन्होंने उन्हें देखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि बचपन से यही बातें उनके मन में बिठा दी गई थीं। रीड की ये बात सुनकर दोनों लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उन्हें महसूस होने लगता है कि ये आदमी सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उनके विश्वास, उनकी सोच और उनकी पूरी पहचान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डर और बेचैनी के बीच बार्न्स तुरंत दोनों दरवाजों को खोल देती है, इस उम्मीद में कि शायद उनमें से कोई बाहर जाने का रास्ता होगा। लेकिन दरवाजा खुलते ही उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। दोनों दरवाजों के पीछे केवल अंधेरा था। दोनों रास्ते नीचे किसी डरावने बेसमेंट की ओर जा रहे थे। वहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ शहर के मॉर्मन चर्च में रात होने वाली थी। वहां के मंत्री कैनेडी दिन भर का काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी वो रोजाना का रिकॉर्ड चेक करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि सिस्टर बार्न्स और सिस्टर पैक्सटन अब तक चर्च वापस नहीं लौटी हैं। उधर मिस्टर रीड अब अपने असली इरादों को और खुलकर सामने लाने लगता है। वो दोनों लड़कियों के सामने दुनिया के अलग अलग धर्मों पर अपने विचार रखना शुरू करता है। रीड कहता है कि अगर तथ्यों को देखा जाए तो दुनिया के लगभग सभी बड़े एकेश्वरवादी मजहब जैसे यहूदी, ईसाई, इस्लाम और मॉर्मन असल में एक ही मूल स्रोत से निकले हुए हैं। बस समय के साथ उनमें अलग अलग बदलाव होते गए। उसके अनुसार इन सभी धर्मों की जड़ यहूदी धर्म है, इसलिए वही सबसे मूल धर्म माना जाना चाहिए। फिर वो बताता है कि आज पूरी दुनिया की आबादी में केवल बहुत कम लोग ही यहूदी धर्म का पालन करते हैं, जबकि उससे निकले बाकी धर्मों के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। रीड दावा करता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहूदी धर्म ने कभी अपने भगवान का प्रचार नहीं किया, जबकि दूसरे धर्मों ने लोगों तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। वो सीधे बार्न्स और पैक्सटन की तरफ देखते हुए कहता है कि वे दोनों किसी धार्मिक मिशन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि साधारण सेल्स पर्सन हैं जो लोगों को एक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही हैं। ये सुनकर दोनों लड़कियां नाराज और असहज हो जाती हैं, लेकिन रीड बिना रुके अपनी बात जारी रखता है। फिर वो सामने मौजूद दोनों दरवाजों के ऊपर कुछ लिखता है। एक दरवाजे पर बिलीफ यानी विश्वास और दूसरे पर डिसबिलीफ यानी अविश्वास। इसके बाद वो दोनों को एक अजीब चुनौती देता है। वो कहता है कि अगर वे यहाँ से जाना चाहती हैं तो उन्हें इन दोनों में से एक दरवाजा चुनना होगा। पैक्सटन डर और उलझन के बीच डिसबिलीफ वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी बार्न्स उसे रोक देती है। वो धीरे से कहती है कि दरवाजा कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि मिस्टर रीड उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। कुछ पल सोचने के बाद वो बिलीफ वाले दरवाजे को चुनती है और उसके अंदर कदम रख देती है। पैक्सटन भी उसके पीछे पीछे उसी दरवाजे से अंदर चली जाती है। दोनों लड़कियां घबराई हुई आवाज में मिस्टर रीड से पूछती हैं कि क्या वो भी उनके साथ नीचे आ रहा है, लेकिन जवाब देने के बजाय वो बस एक रहस्यमयी मुस्कान देता है और उनके पीछे दरवाजा बंद कर देता है। अब वे पूरी तरह उस अंधेरे बेसमेंट में फंस चुकी थीं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एहसास होता है कि कमरे में लगभग कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ एक पुरानी मेज और एक कुर्सी थी। तभी बार्न्स की नजर ऊपर दीवार के पास बने एक छोटे से खिड़की नुमा छेद पर पड़ती है। वो तुरंत मेज को घसीटकर खिड़की के नीचे ले आती है और उसके ऊपर कुर्सी रखकर ऊपर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऊपर सीढ़ियों की तरफ से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन दोनों जल्दी जल्दी मेज और कुर्सी को वापस उसी जगह रख देती हैं, ताकि किसी को शक न हो कि वे भागने की कोशिश कर रही थीं। इसके बाद बार्न्स अपनी जेब से एक लेटर ओपनर निकालती है, जिसे उसने चुपके से मिस्टर रीड के स्टडी रूम से उठा लिया था। वो उसे पैक्सटन के हाथ में देते हुए कहती है कि अगर मिस्टर रीड उन पर हमला करने की कोशिश करे तो बिना झिझक इसका इस्तेमाल करना। कुछ ही क्षण बाद सीढ़ियों से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उसके शरीर पर गंदी और फटी हुई चादर जैसी पोशाक थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने वर्षों से धूप नहीं देखी हो। वो बेहद कमजोर और बीमार दिखाई दे रही थी। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच रखी मेज तक जाती है और उस पर एक पाई रख देती है, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह कांपने लगती है, मानो उसे कोई भयंकर दौरा पड़ा हो। ये दृश्य देखकर दोनों लड़कियां डर से जम जाती हैं। तभी बेसमेंट में लगे स्पीकरों से मिस्टर रीड की आवाज गूंजने लगती है। वो बेहद शांत स्वर में बताता है कि ये महिला ईश्वर की एक पैगंबर है और आज वे दोनों अपनी आंखों से एक चमत्कार देखने वाली हैं। उसकी बातें सुनकर दोनों लड़कियां और भी ज्यादा डर जाती हैं। तभी वो महिला धीरे धीरे जमीन से उठती है और मेज पर रखी पाई को खाने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद मिस्टर रीड एक और भयानक खुलासा करता है। वो कहता है कि उस पाई में जहर मिला हुआ है और ये महिला बहुत जल्द मरने वाली है। ये सुनकर पैक्सटन और बार्न्स के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उनके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि कोई इंसान इतनी शांति से किसी की मौत का इंतजार कर सकता है। लेकिन मिस्टर रीड की बातें यहीं खत्म नहीं होती।
वो स्पीकर के जरिए कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महिला जल्द ही भगवान की शक्ति से दोबारा जीवित हो जाएगी। उसके अनुसार वे आज अपनी आंखों से एक सच्चा चमत्कार देखने वाली हैं। बार्न्स और पैक्सटन एक दूसरे की तरफ देखती हैं। तभी उनके सामने वो महिला अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। उसका शरीर बुरी तरह कांपता है और कुछ ही क्षणों बाद पूरी तरह शांत हो जाता है। तभी स्पीकर से फिर मिस्टर रीड की आवाज आती है। वो उन्हें आदेश देता है कि वे खुद जाकर जांच करें कि महिला जीवित है या नहीं। डरते डरते दोनों उसके पास जाती हैं। कांपते हाथों से वे उसकी नब्ज टटोलती हैं, उसकी सांसें जांचती हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें मानना पड़ता है कि वो महिला मर चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर रीड बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कहता है कि बस थोड़ा इंतजार करो, वो फिर से जीवित होगी और वापस आकर बताएगी कि उसने मृत्यु के बाद की दुनिया में क्या देखा। उसकी बातें सुनकर दोनों लड़कियों की रूह कांप उठती है। तभी अचानक ऊपर से डोरबेल बजने की आवाज सुनाई देती है। उसके जाते ही दोनों लड़कियों को उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। वे पूरी ताकत से चीखना शुरू कर देती हैं। बेसमेंट इतना गहरा और बंद था कि उनकी चीखें ऊपर दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाती। दूसरी तरफ घर के बाहर भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था। उसी तूफान के बीच चर्च के मंत्री कैनेडी घर के सामने खड़े थे। उन्हें चिंता हो रही थी कि बार्न्स और पैक्सटन अब तक वापस क्यों नहीं लौटी, इसलिए वे खुद उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे। कैनेडी मिस्टर रीड से पूछते हैं कि क्या उन्होंने उन दोनों चर्च मिशनरियों को देखा है जो आज उनसे मिलने आने वाली थीं? लेकिन मिस्टर रीड बिना किसी घबराहट के झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसने उन लड़कियों को कभी नहीं देखा। ये सुनकर कैनेडी कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में फंसी दोनों लड़कियां अब भी किसी तरह बच निकलने का रास्ता ढूंढ रही थीं। तभी उनकी नजर बंद दरवाजे के नीचे बनी एक छोटी सी दरार पर पड़ती है। उसी दरार से झांकते हुए उन्हें कालीन पर पड़ा एक माचिस का डिब्बा दिखाई देता है। ये देखकर उनके मन में एक खतरनाक लेकिन उम्मीद भरा विचार आता है। वे सोचती हैं कि अगर किसी तरह उस कालीन में आग लगा दी जाए तो उठने वाला धुआं ऊपर तक पहुंचेगा और शायद बाहर मौजूद कैनेडी का ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा। उधर घर के बाहर कैनेडी मिस्टर रीड से माफी मांगते हैं कि उन्होंने इतनी रात को उसे परेशान किया। फिर वे वापस लौटने का फैसला करते हैं। रीड चुपचाप दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वहीं बेसमेंट में दोनों लड़कियां किसी तरह उस माचिस के डिब्बे तक पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं, पैक्सटन अचानक रुक जाती है। उसकी नजर उस महिला की लाश पर पड़ती है। उसे महसूस होता है कि शव पहले वाली जगह से थोड़ा सा खिसका हुआ है। वो घबराकर बार्न्स को इस बारे में बताती है, लेकिन बार्न्स उसकी बात को डर की वजह से पैदा हुआ भ्रम समझकर इग्नोर कर देती है। उसका पूरा ध्यान माचिस जलाने पर था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके कांपते हाथों से माचिस ठीक से जल ही नहीं रही थी। एक के बाद एक कोशिश नाकाम होती जा रही थी और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी। वो मृत महिला अचानक हिलने लगती है। अगले ही पल वो झटके से उठ बैठती है। ये दृश्य देखकर दोनों लड़कियों की चीख निकल जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि जो महिला कुछ मिनट पहले मारी गई थी वो फिर से उनके सामने बैठी है। इसके बाद वो महिला टूटी और कमजोर आवाज में बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि उसने दूसरी दुनिया में क्या देखा। दोनों लड़कियां सांस रोके उसकी हर बात सुनती हैं, लेकिन उसकी पूरी बात का सबसे डरावना हिस्सा आखिर में आता है, जब वो धीरे से कहती है, ये असली नहीं है। ये शब्द सुनते ही दोनों लड़कियां और भी ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि वे उससे कुछ और पूछ पाती, मिस्टर रीड अचानक बेसमेंट में पहुंच जाता है। वो तुरंत उस महिला को लड़कियों से दूर खींच लेता है। फिर वो उनकी तरफ मुड़कर बेहद गंभीर स्वर में कहता है कि उन्होंने अभी जो शब्द सुने हैं वे साधारण शब्द नहीं हैं, वे पवित्र हैं। उसके अनुसार ये संदेश इतना इम्पोर्टेंट है कि भविष्य में इसे धार्मिक ग्रंथों में लिखा जाएगा। रीड की आंखों में एक अजीब सा जुनून दिखाई देता है और उसी पल बार्न्स और पैक्सटन को एहसास होता है कि वे एक ऐसे इंसान के सामने खड़ी हैं जो सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि अपनी ही बनाई हुई किसी भयानक सच्चाई पर पूरी तरह विश्वास करता है। इसके बाद मिस्टर रीड एक बार फिर अपनी डरावनी सोच दोनों लड़कियों के सामने रखने लगता है। वो कहता है कि अगर वे सच में जानना चाहती हैं कि मौत के बाद क्या होता है तो उन्हें भी मरने का अनुभव करना चाहिए। उसके अनुसार यही एकमात्र तरीका है जिससे किसी इंसान को अंतिम और पक्का जवाब मिल सकता है। वो दावा करता है कि मौत के बाद कुछ भी नहीं है और जो लोग परलोक पर विश्वास करते हैं वे केवल भ्रम में जी रहे हैं। लेकिन इस बार बार्न्स उसकी बातों से सहमत होने के बजाय उसका विरोध करती है। वो कहती है कि उस महिला ने जो कुछ देखा वो कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि वो मौत के करीब पहुंचने पर दिमाग में पैदा होने वाला एक भ्रम था। फिर वो अपने बचपन की एक घटना सुनाती है। बार्न्स बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टरों ने उसे कुछ समय के लिए क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। उस दौरान उसने भी बिल्कुल वही चीजें देखी थीं जिनका जिक्र अभी अभी उस महिला ने किया था।
लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से जीवित हो गई थी। इसलिए उसके अनुसार ये सब किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की एक प्रतिक्रिया है। ये सुनकर मिस्टर रीड के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वहीं बार्न्स बात करते करते पैक्सटन की तरफ देखती है और बहुत ही चालाकी से उसे इशारा करती है। वो चाहती थी कि पैक्सटन मौका मिलते ही मिस्टर रीड पर हमला कर दे और किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करे। पैक्सटन धीरे धीरे अपने हाथ में छिपाए हुए लेटर ओपनर को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाती, अचानक मिस्टर रीड वो बार्न्स पर हमला कर देता है। बार्न्स गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये दृश्य देखकर पैक्सटन की चीख निकल जाती है। वो भागकर दरवाजे तक जाती है और पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर देती है। साथ ही वो मदद के लिए चिखने लगती है, लेकिन बेसमेंट की मोटी दीवारें उसकी हर चीख को निगल जाती हैं। दूसरी तरफ मिस्टर रीड शांत बना रहता है। उसके चेहरे पर घबराहट का नामो निशान नहीं था। वो पैक्सटन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसके अनुसार बार्न्स भी कुछ ही पलों में दोबारा जीवित हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे वो दूसरी महिला वापस लौटी थी। मिनट बीतते जाते हैं, लेकिन बार्न्स में जीवन का कोई संकेत दिखाई नहीं देता। तभी मिस्टर रीड एक और भयानक हरकत करता है। वो बार्न्स के पास बैठता है और उसके दाहिने हाथ को चीरना शुरू कर देता है। पैक्सटन भय और घृणा से भरकर ये सब देखती रहती है। कुछ क्षण बाद रीड उसके हाथ के अंदर से एक धातु जैसी वस्तु निकालता है। ये देखकर पैक्सटन पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। इसके बाद मिस्टर रीड कहता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक माइक्रोचिप है। उसके अनुसार बार्न्स असल में कोई इंसान थी ही नहीं, वो केवल एक कंप्यूटर प्रोग्राम थी जिसे इस दुनिया नाम की सिमुलेशन में डाला गया था। रीड दावा करता है कि यही वजह है कि वो दोबारा जीवित नहीं हो सकती। इसके बाद वो कहता है कि पूरी दुनिया एक विशाल सिमुलेशन है और यहाँ मौजूद हर चीज नकली है। उसके अनुसार असली दुनिया तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है और वो है मृत्यु। वो पैक्सटन को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो सच जानना चाहती है तो उसे खुद भी मरना होगा, तभी वो इस झूठी दुनिया से बाहर निकल पाएगी। लेकिन इस बार पैक्सटन पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं थी। इतने समय तक मिस्टर रीड की हर हरकत को देखने के बाद उसके दिमाग में कई बातें साफ होने लगी थीं। वो उस धातु की वस्तु को ध्यान से देखती है और तुरंत समझ जाती है कि वो कोई माइक्रोचिप नहीं है, वो एक साधारण बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट था जिसे कई महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। ये सुनकर पहली बार मिस्टर रीड के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई देती है। अब पैक्सटन एक एक करके उसके पूरे खेल का पर्दाफाश करना शुरू करती है। वो बताती है कि जिस कथित पुनर्जीवन को वो चमत्कार साबित करने की कोशिश कर रहा था, वो वास्तव में एक सोची समझी चाल थी। पैक्सटन कहती है कि जब वे दोनों कैनेडी के आने की वजह से कुछ समय के लिए विचलित हो गई थीं, तभी मिस्टर रीड ने अपने गुप्त रास्ते का इस्तेमाल किया था। उसी दौरान पहली महिला की जगह दूसरी महिला लाई गई थी, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी और उसी तरह के कपड़े पहने हुए थी। अंधेरे, तनाव और डर के माहौल में दोनों लड़कियां इस अदला बदली को देख नहीं पाई थीं। इसके बाद दूसरी महिला ने वही बातें दोहराई जो मिस्टर रीड ने पहले से उसे सिखाई थीं, ताकि ऐसा लगे कि वो सचमुच मृत्यु के बाद की दुनिया से लौटकर आई है। लेकिन पैक्सटन बताती है कि एक गलती हो गई थी। उस महिला ने स्क्रिप्ट में लिखी बातों के अलावा एक अतिरिक्त वाक्य बोल दिया था, ये असली नहीं है। ये वो हिस्सा नहीं था जो रीड ने उसे सिखाया था। वही एक गलती उसके पूरे नाटक की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब पैक्सटन को सब समझ आ चुका था। वो सीधे रीड की आंखों में देखते हुए कहती है कि बार्न्स की हत्या, सिमुलेशन वाली कहानी और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने की कोशिश, ये सब उसकी असफल योजना को बचाने के लिए उसी समय बनाए गए नए झूठ हैं। ये सब कहने के बाद पैक्सटन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि मिस्टर रीड का हर दावा एक झूठ है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। अगर ये सब धोखा है तो असली सच क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो बेसमेंट की दीवारों और कोनों को ध्यान से जांचना शुरू करती है। उसे दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिल जाता है। दरवाजा खुलते ही उसके सामने एक और अंधेरा तहखाना दिखाई देता है। तभी पीछे खड़ा मिस्टर रीड गंभीर आवाज में उसे चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगर वो उस रास्ते पर आगे बढ़ी तो उसे उस एकमात्र सच्चे धर्म का सामना करना पड़ेगा जिसकी तलाश पूरी दुनिया सदियों से कर रही है। लेकिन अब पैक्सटन डर से आगे निकल चुकी थी। उसने इतने झूठ और धोखे देख लिए थे कि अब वो किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहती थी। इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गहरा शाफ्ट दिखाई देता है जो नीचे अंधेरे में उतर रहा था। साहस जुटाकर वो नीचे उतरती है और जैसे ही वो सबसे नीचे पहुंचती है, उसके सामने ऐसा दृश्य आता है जो उसकी पूरी थ्योरी को सही साबित कर देता है। वहाँ एक महिला की सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी। अब साफ हो चुका था कि मिस्टर रीड के कथित पुनर्जीवन वाले चमत्कार के पीछे कोई दैवी शक्ति नहीं, बल्कि इंसानी धोखा और हत्या छिपी हुई थी। तभी ऊपर से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। मिस्टर रीड ने उसे अंदर बंद कर दिया था। अब उसके पास केवल उसका मोबाइल फोन बचा था। वो फोन की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने लगती है। जितना आगे वो जाती है, उतना ही भयानक सच
उसके सामने आता जाता है। वहाँ कई कमरे और दरवाजे बने हुए थे। दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे गए थे। कुछ देर बाद उसकी नजर एक और दरवाजे पर पड़ती है। ये दरवाजा एक साइकिल वाले ताले से बंद था। उसे तुरंत याद आता है कि ये बिल्कुल उसी तरह का ताला है जैसा उनकी साइकिलों पर लगा था। तभी वो अपनी जेब टटोलती है और हैरान रह जाती है। उसकी जेब में उसी ताले की चाबी मौजूद थी। कांपते हाथों से वो ताला खोलती है और दरवाजे को धीरे धीरे धक्का देती है। लेकिन दरवाजे के पीछे जो दृश्य उसका इंतजार कर रहा था, उसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। ये एक ठंडा स्टोरेज रूम था और उसके अंदर कई कमजोर और बीमार महिलाएं छोटी छोटी पिंजरानुमा कोठरियों में कैद थीं। वे बेहद डरी हुई और लगभग जीवित लाशों जैसी दिखाई दे रही थीं। ये देखकर पैक्सटन के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। अब उसे समझ में आने लगता है कि मिस्टर रीड के सारे सो कॉल्ड चमत्कार और एक्सपेरिमेंट्स वास्तव में इन बेबस महिलाओं के ऊपर किए जा रहे थे। उसी क्षण मिस्टर रीड फिर उसके सामने आ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी। वो शांत स्वर में पैक्सटन से पूछता है, क्या अब तुम्हें समझ आया कि दुनिया का एकमात्र सच्चा धर्म वास्तव में क्या है? ये सवाल सुनकर पैक्सटन उसकी तरफ देखती है। वो कहती है कि आखिरकार उसे समझ आ गया है कि वो शुरू से क्या खेल खेल रहा था। वो एक एक करके उसकी पूरी योजना सामने रख देती है। पैक्सटन बताती है कि जब उसने उन्हें लिविंग रूम में अकेला छोड़ा था, तब वो वास्तव में बाहर गया था और उनकी साइकिलें हटा दी थीं, ताकि अगर कोई उन्हें ढूंढते हुए घर तक पहुंच भी जाए तो बाहर उनकी साइकिलें देखकर शक न कर सके। फिर वो उस चाबी वाली घटना का भी जिक्र करती है। शुरू में उन्हें लगा था कि चाबी गलती से बार्न्स की जेब की बजाय उसकी जेब में चली गई थी, लेकिन अब उसे समझ में आ चुका था कि वो कोई गलती नहीं थी। मिस्टर रीड ने जानबूझकर ऐसा किया था। उसके अनुसार उसने हर छोटी बड़ी चीज पहले से प्लान कर रखी थी। हर दरवाजा, हर रास्ता, हर बातचीत और हर घटना उसी दिशा में धकेल रही थी जहां वो इस समय खड़ी थी। पैक्सटन कहती है कि उसने यहाँ आने का चुनाव नहीं किया था, बल्कि मिस्टर रीड ने पूरे समय परिस्थितियों को इस तरह नियंत्रित किया कि वो उसी जगह पहुंच जाए जहां वो उसे पहुंचाना चाहता था। और इसी दौरान उसे एक सच्चाई समझ में आ गई। वो रीड की आंखों में देखते हुए कहती है, एकमात्र सच्चे धर्म का पता चल चुका है। वो धर्म कोई ईश्वर, कोई आस्था या कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। वो धर्म है कंट्रोल। यही वो चीज है जो हर इंसान दूसरों पर हासिल करना चाहता है। यही वो शक्ति है जिसके सहारे लोग धर्म, राजनीति, भय और विश्वास का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर पहली बार मिस्टर रीड सचमुच प्रभावित दिखाई देता है। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। कुछ पल बाद वो स्वीकार कर लेता है कि पैक्सटन सही कह रही है। वो मानता है कि कंट्रोल ही वो सिद्धांत है जो हर धर्म, हर विचारधारा और हर सत्ता के पीछे काम करता है। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि यहाँ कैद कोई भी महिला उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं आई। उसके अनुसार वे सभी अपनी मान्यताओं, अपने फैसलों और अपने चुनावों की वजह से यहाँ तक पहुंची हैं। यानी वो अपने अपराधों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पीड़ितों पर डालने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो फिर से धर्म, विश्वास और इंसानों को नियंत्रित करने की अपनी लंबी लंबी बातें शुरू कर देता है। लेकिन अब पैक्सटन उसके शब्द नहीं सुन रही थी। उसकी आंखों के सामने केवल एक ही सच था। ये आदमी कोई धार्मिक विचारक नहीं, बल्कि एक खतरनाक साइको है जिसने लोगों को अपने बीमार प्रयोगों का हिस्सा बना रखा था और अब उसे किसी भी कीमत पर इस नरक से बाहर निकलना था। मिस्टर रीड जब अपने विकृत विचारों में खोकर लगातार बोलता जा रहा था, तभी पैक्सटन को आखिरकार वो मौका मिल जाता है। बिना एक पल गवाए वो बार्न्स द्वारा दिया गया लेटर ओपनर निकालती है और पूरी ताकत से रीड पर हमला कर देती है। हमला इतना अचानक होता है कि रीड संभल ही नहीं पाता। दर्द से चिखते हुए वो पीछे हट जाता है और पैक्सटन तुरंत वहां से भाग निकलती है। कई मोड़ पार करने के बाद उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है और आखिरकार वापस उसी स्टडी रूम तक पहुंच जाती है जहां ये सब शुरू हुआ था। वहां पहुंचते ही वो एक भारी मेज खींचकर दरवाजे के सामने लगा देती है। कुछ क्षणों के लिए उसे लगता है कि शायद वो बच गई है, लेकिन जब वो बाहर निकलने के लिए बाकी दरवाजों की जांच करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। घर का हर दरवाजा बंद था, कोई भी रास्ता बाहर नहीं जा रहा था। अब उसे समझ में आता है कि ऊपर रुकना बेकार है। अगर कहीं कोई उम्मीद बची है तो वो नीचे सुरंगों में ही हो सकती है। इसलिए वो मजबूरी में फिर से नीचे लौटने का फैसला करती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। जैसे ही वो दोबारा बेसमेंट में पहुंचती है, अंधेरे से अचानक मिस्टर रीड सामने आ जाता है। घायल होने के बावजूद वो अब भी जिंदा था। अगले ही पल वो पैक्सटन पर हमला कर देता है, जिससे पैक्सटन गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। फिर मिस्टर रीड अपनी बची हुई ताकत से कहता है कि वो उनके लिए प्रार्थना करे। ये सुनकर पैक्सटन दर्द के बावजूद हल्की सी मुस्कुराती है। वो कहती है कि प्रार्थना शायद किसी चीज को बदल नहीं सकती, लेकिन वो ये भी मानती है कि दूसरों के बारे में सोचना, उनके लिए दया महसूस करना और उनके प्रति अच्छा होना अपने आप में एक खूबसूरत बात है। शायद यही इंसानियत का सबसे सुंदर रूप है।
इसके बाद वो धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर रीड रेंगता हुआ उसके पास आता है और अपना चाकू उठाकर पैक्सटन को मारने की कोशिश करने जाता है। तभी बार्न्स अचानक पीछे से रीड पर हमला कर देती है और उसका काम तमाम कर देती है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बार्न्स ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत जुटाकर उस क्रूर और पागल आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। ये देखकर पैक्सटन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बार्न्स की सांसें धीरे धीरे थम जाती हैं और वो अपनी सबसे करीबी दोस्त की बाहों में हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देती है। कुछ देर बाद पैक्सटन खुद को संभालती है। वो घायल थी, कमजोर थी और मुश्किल से चल पा रही थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो यहाँ रुकी रही तो शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए वो धीरे धीरे रेंगते हुए घर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाती है। वहीं उसे पूरे घर और अंडरग्राउंड सुरंगों का एक प्रोटोटाइप मॉडल था। वो ध्यान से उसे देखने लगती है और तभी उसे एक एयर डक्ट दिखाई देता है। पैक्सटन बिना देर किए उस रास्ते की तलाश करती है और आखिरकार एयर डक्ट तक पहुंच जाती है। लंबी और कठिन यात्रा के बाद वो आखिरकार उस नरक जैसे घर से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। बाहर चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं और पूरा इलाका सफेद बर्फ से ढका हुआ था। पैक्सटन लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है। तभी एक खूबसूरत तितली उड़ते हुए उसके पास आती है और धीरे से उसके हाथ पर बैठ जाती है। ये दृश्य देख उसके मन में तुरंत वो पुरानी बात याद आती है जो उसने शुरुआत में कही थी। उसने कहा था कि अगर कभी उसे दोबारा जन्म लेने का मौका मिला तो वो एक तितली बनना चाहेगी ताकि अपने प्रिय लोगों के पास वापस आ सके और उनके हाथों पर आकर बैठ सके। पैक्सटन उस तितली को चुपचाप देखती रहती है, लेकिन अगले ही पल वो तितली बर्फीली हवा में उड़कर गायब हो जाती है। पैक्सटन अकेली खड़ी रह जाती है, चारों ओर फैली सफेद बर्फ के बीच, जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है।